नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और बहुत समय के बाद स्पार्टकस भाई एक बार फिर से हमारे साथ में। स्पार्टकस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सब व्यूअर्स को, सब सब्सक्राइबर्स को। सबसे पहले तो माजरत, एक तो ये है कि इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडिया की जो करंट अफेयर्स हैं उसमें बहुत कुछ चल रहा था। अंकुर खुद बिजी था, इस वजह से मैं अंकुर के साथ ना तो आज व्हाट्सएप पे तो बात हो जाती थी, मेरा भाई है ये, अपनी मसरूफियत के बावजूद भी जो है ना वो पूछता रहता है कि कैसे हैं, क्या है, मेरे मामलात का ख्याल रखते हैं। लिटरली अंकुर, ये रिकॉर्डेड कॉल पे ये बात कर रहा हूँ मैं, ये पहले बात प्राइवेटली बात मैंने नहीं की थी कि मुझे अगर किसी को मैं अपने दिल से अपना भाई समझता हूँ या किसी किसी ने मुझे भाइयों से बढ़ के इज्जत दी है तो वो आप हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा यूट्यूब चैनल चलाया, आपने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपने मेक श्योर किया कि मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ मुझे कोई दिक्कत ना हो। मतलब हर दूसरे चौथे पांचवें दिन आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे भूलते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस टॉपिक के लिए, जो टॉपिक मैंने आज जिस पे बात करनी थी, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी अभी कुछ दिनों पहले मनोज से बात हो रही थी। मनोज को आप भी जानते हैं। हम्म। तो मनोज ने मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंगली बात बताई कि हम जब और मुझे नहीं पता कि अभी ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मनोज ने मुझे बताया कि हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे ना, तो जो मुगल बादशाह गुजरे हैं, जो मुगल किंग गुजरे हैं, उनके बारे में हमें स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। अब मनोज ये वीडियो देख रहा होगा, मैं आपको उसकी उसके बाद उसकी चार्ट का स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। मैं लिटरली कुछ देर के लिए ना अपना सर पकड़ के बैठ गया और मैं खामोश हो गया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। मैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बता देता हूं आपको। आपको मालूम ही है कि मैं एक सेकुलर हूं, लेकिन मैं जब इंडिया का सेकुलरिज्म देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सेकुलरिज्म को कोई बीमारी लग गई है और वो सेकुलरिज्म से सिकुलरिज्म बनता जा रहा है, बल्कि पूरी तरीके से बन चुका है। अब जी। काफी काफी सारी बातें हैं। मतलब ये है कि अम, अब उस लंबी बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यार, आप स्टेट फंडेड चर्च तो बना सकते हैं, स्टेट फंडेड मस्जिदें तो बना सकते हैं, लेकिन स्टेट फंडेड मंदिर नहीं बना सकते आप इंडिया में। सच ये है, किस कड़वा तरह का सच। ये किस तरह का मुझे इस सेकुलरिज्म की समझ नहीं आती, और मैं इसी वजह से फिर इसको सेकुलरिज्म कहता हूँ। खैर, एनीवेज, टॉपिक शुरू करने से पहले तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं थोड़ी सी ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत मैंने जो मुगलों के बारे में पढ़ा हुआ है उसके बारे में अपने दर्शकों को और आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि क्या ये लोग वाकई इंडियन थे, या इन लोगों को इंडिया से प्यार था, या इन लोगों ने इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जिसको विकास कहते हैं, उसके लिए कोई काम किया या नहीं किया। मैंने कहा कि छोटा सा ना एक, हमने क्या करना होता है कि हमने एक ट्रिगर करना होता है अवाम को, बिल्कुल। पब्लिक को, जो लोगों को सिर्फ एक छोटा सा आईना दिखाना होता है, और बाकी हम काम उन पे छोड़ देते हैं। वो खुद जाके यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बुक्स पढ़ के वो सारी रिसर्च कर सकते हैं। हर हर बात हमें बतानी भी नहीं चाहिए, और हर बात का हम पे उनको विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बिल्कुल। इंटरनेट की दुनिया है। हर तरह की डिफरेंट ओपिनियन पड़ी हुई है, तो उनको खुद रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने ये देखा था, मुझे बताया गया था कि यार, ये जो मुझे मनोज ने बताया कि पढ़ाया जाता है कि वो बहुत ग्रेट किस्म के कॉन्करर थे और इंडिया की फलाह के लिए कितना काम किया, विकास के लिए इतना काम किया। मैंने उसको दूसरे एंगल से देखा। मैंने इसको इस एंगल से देखा कि इन्होंने, मुगलों ने, खास तौर पे मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा कितना,
और वो लूट के कहाँ पहुंचाया, किधर ले गए, और इसके बारे में किस किसने क्या क्या लिखा। मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की पिछले को 2-3 हफ्ते से। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे चैनल पर जाकर देख लें, मैं सिर्फ इसमें लगा हुआ था। मैं अपने चैनल पर पिछले 2 हफ्ते से कोई एक वीडियो भी नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे पास जो फ्री टाइम हो रहा था उसमें मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, और बाकी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बिजी रहता था। खैर, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आज मैं हूं, एक्स मुस्लिम स्पार्टैकस, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से हूं। और ये प्यार और मोहब्बत मुझे मजीद चाहिए। मेरा चैनल 65,000 तक तो चला गया हुआ है, लेकिन मैंने अंकुर को शायद लास्ट टाइम चैलेंज दिया था 50,000 का, वो उसने पूरा करवा दिया है। तो अंकुर साहब, आपके लिए अब अगला चैलेंज जो है ना, वो चैनल को 1 लाख पे ले जाने का है मेरी और हमने वीडियोस उसकी में। शुरुआत की स्पार्टकस भाई, और हम दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसीलिए की थी क्योंकि हम जब दोनों भाई बैठते हैं तो एक एक घंटा निकल जाता है बातचीत का, वीडियोस बहुत लेंदी हो जाती हैं। तो हमने यही सोचा था कि बहुत छोटे में जो आपको एकदम ट्रिगर कर सके, और जिनके पास बहुत कम टाइम है वो एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पे किसी भी चीज को बहुत जल्दी से कैच करें। जिन लोगों को बहुत लंबी स्टडी करनी है तो सत्य सनातन पे हमारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनको देखें। और इस अच्छा, तरीके से प्लेलिस्ट से याद आया, एक्स मुस्लिम स्पार्टैकस की प्लेलिस्ट आपको सत्य सनातन चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर बिल्कुल। हमने एक सीरीज शुरू की थी, फिर इंडिया में कोरोना आ गया और पॉलिटिक्स में भी भूचाल आ गया, और फिर ये सारा ये वो शाहीन बाग वाला इंसिडेंट शुरू हो हम्म, गया, तो हमने, और फिर मेरी कुछ हेल्थ का डाउन चली गई, तो हमने उसको पॉज कर दिया था। तो हाँ। व्यूअर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, या एक अनाउंसमेंट है कि हम उस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने लगे हैं। मैं अंकुर के साथ ये वीडियो कर लिया करूंगा, अंकुर आपको बता देंगे कि किस डे वो पब्लिक हुआ करेगी। तो अब वो उस सीरीज को जो है ना, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसमें 2 4 5 वीडियोस रह गई हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों को नहीं मालूम कि उस सीरीज क्या है, तो आपको ये बता दूं कि अगर आपने रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में जानना हो, तो अंकुर आर्या के सत्य सनातन चैनल पर जाएं। उसकी प्लेलिस्ट में एक्स मुस्लिम स्पार्टैकस ने इस्लाम की रियल हिस्ट्री, कहां से कहां तक, कब तक, कैसे क्या हुआ, वो 15-20 वीडियोस हैं, वो जरूर देखिए। आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी इस्लाम के बारे में। आते हैं टॉपिक की तरफ अंकुर। जी। अब हमें खास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, जो हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो ये बताया जाता है कि अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों के जो म्यूजियम्स हैं या जो उनके खजाने हैं, वो हिंदुस्तान की लूटी हुई दौलत से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसमें एक बड़ी प्राइम एग्जांपल कोहिनूर की दी जाती है। कोहिनूर आज भी उनके कब्जे में है, उन्होंने वापस नहीं किया। लेकिन और इस चीज को, जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की दौलत लूटी है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा फोकस करके बोलना चाहता हूं। अंग्रेजों ने जो दौलत लूटी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची हकीकत है। इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन दौलत की लूट मार जो शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है इस्लामी हमलावरों से। हम्म, इस्लामी जो इन्वेडर्स थे, इस्लामिक इन्वेडर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर अंग्रेजों से ज्यादा अरसे तक हुकूमत भी की और दौलत भी लूटी है। और उस दौलत को लूट के, जिस तरह अंग्रेजों ने अपने इलाके में अपने जो कंट्री थे वहां ले गए, उसी तरह इस्लामी इन्वेडर्स ने भी जो हिंदुस्तान की दौलत लूटी, उसे अपने अरब में, पर्शिया में, टर्की के एरियाज में, मतलब तुर्क में, और सेंट्रल एशियन जो उनके अपने आबाई इलाके थे, जो जो पूर्वजों के इलाके थे, उधर तक पहुंचाया। एक और चीज जिसके बारे में आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, कि ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इन्होंने लाखों हिंदुओं को गुलाम भी बनाया, स्लेव बनाया। जी। और लाखों गुलाम हिंदुओं को एक सिस्टमैटिकली हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था। हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में सिस्टमैटिकली, बाकायदा तौर पे हिंदू गुलामों की मंडियां लगती थी। जिस तरह मंडी लगती है और वहां जाके आप अपनी मर्जी की, मंशा की जो चीज खरीदनी होती है खरीद सकते हैं, इसी तरह बाजार लगते थे, हिंदू गुलामों के बाजार लगते थे। थोड़ा हिस्ट्री की तरफ पीछे चले जाएं कि इंडिया क्या था इकोनॉमिकली, तो आपको पता लगेगा कि
फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी ईस्वी तक हिंदुस्तान दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से था। लेकिन जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने अपना काम दिखाना शुरू किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो तोड़ी, कॉलेजेस तोड़े, स्कूल तोड़े, इकोनॉमिकल सिस्टम को बर्बाद किया, लोगों की मजहबी जिंदगी को बर्बाद किया, लोगों की सोशल लाइफ को जो है ना वो बर्बाद किया। सबसे पहला अटैक जो मुस्लिम इन्वेडर्स ने किया था वो इस लाइफ पे किया था। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तो उसने सिर्फ जो है वो सिंध की जो सी वाली साइड है, सी पोर्ट वाली जो साइड है उस पे कब्जा किया था। ऐसा नहीं है। सिंध तकरीबन कोई 50, 60, 70% जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के एरिया में चला गया था। उस इन्वेजन से लेकर 16वीं सदी तक हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना वो इस्लामी खिलाफत का हिस्सा जो है वो बनता गया। फिर जो इलाके मुस्लिम हुक्मरानों के अंडर आते गए, वहां से दौलत बेहिसाब, मतलब कोई उसका काउंट ही नहीं है। और फिर गुलाम और लड़कियां, वो फिर सब वहां से जो है ना उनकी एक्सपोर्ट अरब की तरफ जो है वो शुरू होती गई। मैं एक बुक का रेफरेंस देना चाहता हूं। ये एक राइटर हैं, एम ए खान। इनकी किताब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उस किताब का नाम है इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी। इसमें उसने बहुत डिटेल के साथ सारा कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये लिखता है, एम ए खान लिखता है कि नॉन मुस्लिम हिंदुस्तानियों के खून और पसीने की कमाई और बनाई गई दौलत को लूट कर उसे दमिश्क, बगदाद, काहिरा, ताशकंद, मक्का मदीना और इस तरह की बाकी इस्लामी खिलाफत की रियासतों के खजानों में डाला गया। उस दौलत को भरा गया और हिंदुस्तानियों को गुर्बत की दलदल में धकेला जाता रहा। मुगल जो थे, मुगल वो पहली सल्तनत थी, पहला अंपायर था जिसने अरब इस्लामी खिलाफत से आजादी का ऐलान किया। लेकिन ये ऐलान उन्होंने हिंदुस्तान से मोहब्बत में नहीं किया, बल्कि मुगल बादशाह, जो पहला मुगल बादशाह बाबर था, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि उसे हिंदुस्तान से इतनी नफरत थी कि मरने के बाद हिंदुस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया, और कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाना। असल में जो मुगलों ने इस्लामी खिलाफत से अलग हुए थे उसकी दो वजह थी। एक तो ये था कि वो काफी हद तक पावर्ड हो गए थे, उनके पास ताकत आ गई थी, तो वो किसी और के अंडर नहीं रहना चाहते थे। पावर हंग्री थे तो वो किसी और के अंडर नहीं रहना चाहते। और दूसरा, उनको मालूम था कि हिंदुस्तान से क्या कुछ लूटा जा सकता है, कितनी दौलत है इनके पास। तो वो ये चाहते थे कि अरब रियासतों को खुश रखने के लिए उनको थोड़ा बहुत भी दिया जाए और बाकी अपने ऊपर और अपने इलाकों पर जो है वो दौलत लुटाई जाए। मुगलों के खजानों में कितनी दौलत बहती थी और इसकी इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा थी, इसके बारे में एक हिस्टोरियन है, अबू फजल। अबू फजल लिखते हैं कि ईरान और तरान में सिर्फ एक खजांची, खजांची कहते हैं अकाउंटेंट को, एक खजांची होता था। और अकाउंट्स जो थे वो थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में होते थे। लेकिन इंडिया में रेवेन्यू की रकम इतनी ज्यादा होती थी कि और कारोबार इतने ज्यादा होते थे, बिजनेस इतने ज्यादा होते थे कि इस रकम को स्टोर करने के लिए 12 खजाने, कैश पेमेंट जो जो डेली का लेन देन होता था उसके लिए 9 खजाने, और ज्वेलरी, सोना, कीमती पत्थर, उनके लिए कुछ 3, 4, 5 अलग खजाने दरकार होते थे। अब हमारे जो प्यारे प्यारे मुसलमान हैं वो ये भूल जाते हैं और ये तावील देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये तो हिंदुत्व वालों ने जो है ना वो इल्जाम लगाया हुआ है मुगलों पर, क्योंकि वो मुसलमान थे और हिंदुत्व वाले जो हैं वो उनको तकलीफ है मुसलमानों से, इसलिए मुगलों के बारे में झूठ
बोलते हैं। तो भाई ठीक है, मान लिया कि हिंदुत्व वाले सारे झूठे हैं। अंकुर आर्या, आप तो सबसे बड़े भाई झूठे हैं, ठीक है, मान लेना आप। ठीक है, अब जी। आते हैं मुगल बादशाह, पहला मुगल बादशाह बाबर की अपनी ऑटोबायोग्राफी की तरफ, बाबरनामा। जी। और उस बाबरनामा में ये तोहफे तहाइफ और दौलत के बारे में उसने काफी डिटेल के साथ लिखा है, जो उसने अल्लाह के नाम पर अल्लाह का काम करने वाले लोगों को खरासान, हम्म। समरकंद, मक्का, मदीना और दूसरी इस्लामी रियासतों में भेजी। ये बाबर ने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत पर, जब इब्राहिम लोदी जो है वो उसका इब्राहिम लोदी के टाइम पर, इब्राहिम लोदी को जो है वो पानीपत की जंग में शिकस्त हो जाती है, वो मारा जाता है। और तब उस टाइम पर, बाबर के टाइम पर, जो शाही खजाना था वो आगरा में था। हम्म। आगरा के शाही खजाने की चाबियां जो हैं वो मिल जाती हैं बाबर को। बाबर उस खजाने को खाली कर देता है, और जाहिर सी बात है कि उसने ये खजाना जब खाली किया था तो उसने ये खजाना हिंदुओं पर या क्रिश्चियंस पर या दलित्स पर या ब्राह्मण्स पर तो नहीं लुटाया होगा। बिल्कुल। बाबर अपनी ही ऑटोबायोग्राफी बाबर नामे में बताता है कि उसने ये खजाना कहां लुटाया। हम्म। अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि इस खजाने से पूरी फौज को, जो बाबर के साथ हिंदुस्तान पर हमला करने आई थी, पूरी फौज को अच्छी खासी रकम तोहफे में दी गई। और फौज में शामिल सब कबीलों के ट्राइब्स जो होते थे, उनके सरदारों को, जो जो सरपंच होते थे, उनको उनकी पोजीशन के मुताबिक इनाम दिया गया। अब हिस्ट्री अगर पढ़ें तो बाबर के साथ कौन आए थे हिंदुस्तान पर हमला करने? उनमें अफगान लोग थे, उनमें हजारा लोग थे, उनमें अरब लोग थे, उनमें बलोच थे, और उनमें जो बाबर का अबाई इलाका था, उज्बेकिस्तान, वहां के लोग थे, ताजिकिस्तान के लोग थे, सिंकियांग के थे। और ये फिर और जाहिर सी बात है, अरब तो उनके साथ, अरबों के साथ तो एक हाँ। इस्लामिक कनेक्शन भी था। तो भाई साहब जो थे, जो बाबर साहब थे, ये सारे खजाने जो हिंदुस्तान से के जो उसके हाथ लगे, वो लूट लूट के जो है ना, वो उस उनके हाथ बांटते रहे। अफगानिस्तान जो एरिया है, बाबर ने अपनी जवानी का टाइम जो गुजारा है वो उसने अफगानिस्तान में गुजारा है। ठीक है, अब यहां ये देखें कि उसने ये किया कि जो अफगानिस्तान की ये मैं नहीं बता रहा, ये उसके अपने बाबरनामा में लिखा हुआ है, अपनी अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखा हुआ है उसने, कि काबुल और वारसक, ये काबुल और वारसक दोनों अफगानिस्तान में है। हम्म। वहां पर कोई, चाहे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई आजाद है, कोई गुलाम है, हर शख्स को एक मोटी ताजी रकम दी गई। वो मोटी ताजी रकम कहां से गई भाई? भारत से लूट। हिंदुस्तान से लूट के ली गई। जी भाई, भारत से लूट के गई। फिर उसके अलावा यही नहीं थी, सिर्फ रकम की बात नहीं थी यहां पर। अगर आप जो चमड़े की जैकेट्स बनती हैं ना, ये हम्म। बहुत चमड़े का जो लिबास बनता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। फिर जी। वो निकाल के लिया गया। यहाँ पर सिल्क के ड्रेसेस होते थे, सोना चांदी के तोहफे होते थे, इंडिया का फर्नीचर बहुत मशहूर था। ये हम्म। सारा कुछ जो है यहां से निकाल के उन इलाकों में भेजा जाता रहा। और दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल एशिया से जो कोई उठ के आ रहा है, या अफगानिस्तान की से जो उठ के आ रहा है, उन्होंने दिल्ली का रुख किस लिए किया था, दिल्ली की तरफ मुंह किस लिए किया था? उन्होंने इसलिए किया था कि वहां से गुलाम मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगी। और फिर बाबर ने जो है ना, वो सबको झोलियां भर भर के ऐसे दिया जैसे उनके बाप का माल हो। हम्म। एक और पर्शियन हिस्टोरियन है फरिश्ता, वो जी। लिखते हैं कि बाबर ने अपनी मालो, जो हिंदुस्तान की पर जब कब्जा किया, तो मालो दौलत को इस हिसाब से लौटाया, इस तादाद से लौटाया कि इस बंदे का निक नेम जो है ना, वो कलंदर पड़ गया था। अब हम्म। कलंदर सूफीज्म में कलंदर उस बंदे को कहते हैं जिस बंदे को अपनी ना तो तन की परवाह होती है, ना धन की परवाह होती है, ना मन की परवाह होती है। उसके पास जो होता है वो सब कुछ लौटा देता है। हम्म। ठीक है, तो उसका निक नेम कलंदर पड़ गया था।
अब अगला इस बारे में, जो अगला जो हिंदुस्तान पे जो डाका डाला गया था, जो मुगलों ने डाला था, वो हज के नाम पे डाला था। वो डाका आज भी डाला जाता रहा है भैया, देख लें, सदियां गुजर गई, वो डाका बिल्कुल। आज तक रुका नहीं है। उसके जी। बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मुगल टाइम पे, मुगलों के दौर में हर साल 15,000 लोग हज के लिए जाते थे। और हम्म। हज पर जाने के लिए उन 15,000 लोगों ने जो पोटी करनी है, खाना खाना है, ट्रैवल करना है, किस पे ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है, वो सारा खर्चा जो है वो अवामी खजाने से दिया जाता था, सरकार की तरफ से दिया जाता था। फिर सिर्फ यही नहीं होता था कि 15,000 लोगों को स्पॉन्सर्ड हज करवाया जाता था, बल्कि साथ में जो वहां जो अरब बैठे हुए थे, उनके लिए सोने के गिफ्ट होते थे, चांदी के गिफ्ट होते थे। इस तरह मतलब जो जो जितने कीमती गिफ्ट उस टाइम के हो सकते थे, वो सारे गिफ्ट जो है वो ले जाते थे, और वहां अरबों में जो है ना वो बांटते जाते थे। हम्म। मुगलों ने बेसिकली जो सरकारी खजाने से हज स्पॉन्सर करना शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था ताकि ये लोग अपने आप को डिफेंडर ऑफ इस्लाम के तौर पर हम्म। एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते थे। मैं थोड़ी थोड़ी सी मिसालें देता हूं कि ये खर्चा कितना एक होता था। सन 1576 में आगरा से हज का एक कारवां चलता है। ये सारा का सारा कारवां जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड के अलावा साथ में 6 लाख रुपए की डोनेशन लेकर जाता है। अब हम्म। आज के टाइम पर अगर आप बोले ना तो 6 लाख बोलेगा यार क्या बोल रहा है 6 लाख। हम्म। अब ये 6 लाख आज के टाइम पे तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अंदाजा ये लगाएं कि ये रकम कितनी बड़ी थी कि उस टाइम पर यानी कि 1576 में एक आम आदमी की जो तनख्वाह थी ना, जो एक आम सैलरीड पर्सन, उसकी महीने में वो 1 रुपये से लेकर 3 रुपए तक कमाता था। 3 रुपए से ज्यादा किसी की कोई सैलरी नहीं होती थी। अब अंदाजा करें कि ये 6 लाख कितनी बड़ी रकम थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगले साल 1577 में भी यही होता है कि 5-6 लाख रुपए की 5 लाख आम डोनेशन के लिए लिए जाता था, और 1 लाख अगले साल में शरीफ ऑफ मक्का, जो मक्का के जो होते थे, करता धरता होते थे, उनके लिए 1 लाख रुपए अलग लेकर जाते हैं। और ये जो 5 लाख रुपए जो लेकर दिया जाता था, ले जाते थे, ये वहां पर मुसलमानों के अंदर डिवाइड किया जाता था। दुनिया भर में जहां से मुसलमान आते थे ना, तो जी। इंडिया से रकम निकाल के अरब में ले जाकर दुनिया के सारे मुसलमानों में बांटी जाती थी। बांट जाता है। और हाँ। ये ऐसा नहीं हुआ कि 1 या 2 साल हुआ, ये हाँ। 1582 तक ये सिलसिला चलता रहा। जी। और फिर बाद में अकबर ने जो है ना ये स्पॉन्सर्ड हज कुछ थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी। वो हम्म। इसलिए बंद कर दी थी कि दोनों जगह पर करप्शन भी होना शुरू हो गई थी। हम्म। इस्लाम बड़ा वो अमन का दीन है और आपको अखलाकियात बहुत सिखाता है, लेकिन ये अमन का दीन और अखलाकियात वालों ने सबसे पहले करप्शन करना शुरू कर दी थी इस रकम में। 5-6 लाख बहुत बड़ी रकम है उस टाइम पे। ठीक है, इंडिया में करप्शन शुरू हो गई, मक्का में करप्शन शुरू हो गई। इसका पता चला इसको अकबर को, तो अकबर ने जो है ये स्पॉन्सर्ड हज जो है वो बंद कर दी। जी। आगे चल के कुछ थोड़े अरसे बाद अकबर का बेटा जो है जहांगीर, वो हम्म। अकबर को जहर दे के मार देता है अपने बाप को ही। तो जी। ये स्पॉन्सर्ड हज जो है वो ये दोबारा से बहाल हो जाते हैं। हम्म। बाबर की तरह जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, हम्म। अब जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका उर्दू में नाम है तारीख सलीम शाही। तारीख अच्छा। सलीम शाही में जहांगीर लिखता है कि अब ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये थोड़ी हम्म। अगर आपको समझना है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, जी मैं जी उसको जी। एक्सप्लेन कर दूंगा। तारीख सलीम शाही में जहांगीर लिखता है कि मेरे बाप के दौर में, मेरे यानी मेरे हम्म। बाप के दौर में, अकबर के दौर में, सल्तनत के बड़े बड़े शहरों में जो मजहब के वजीर होते थे, जो तारीख के यानी इतिहास के जो स्टूडेंट होते थे, या जो कानून के यानी लॉ के स्टूडेंट होते थे, उनको रियासत की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से डोनेशन दी जाती थी। ठीक हम्म। है, मैंने यानी जहांगीर कहता है कि मैंने अच्छा। अपने वालिद के इस असूल को बढ़ाया, इस काम को बढ़ाया, और हेरात
यानी अफगानिस्तान, कि हम्म, अफगानिस्तान के सैयदों में से मीरा सदर जहां को हिदायत की कि ये काम ना सिर्फ मेरी स्टेट तक या मेरी सल्तनत तक लिमिटेड किया जाए, बल्कि गैर मुल्कियों यानी पर्शिया के लोगों को, रोम के लोगों को, बुखारा के लोगों को और अजरबैजान के लोगों को भी इंडिया से पैसा मिले। अच्छा जी। जी भाई। और ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने तो यहाँ का पैसा यहीं लगाया, यहीं तरक्की करी, कहीं बाहर नहीं भेजा, देखो। और ये इन्हीं के खुद के ही लोग ही लिख रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। 350, एक इन इन सारे कमीनों को एक ही जवाब देता हूँ, सॉरी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। हम्म। 350 400 साल जो इन्होंने हुकूमत की है, अगर जी। कहते हैं कि इन्होंने यहाँ का पैसा यहाँ पर ही लगाया है, हम्म। इंडिया एग्रीकल्चर की वजह से जाना जाता है, काश्तकारी की वजह से जाना जाता है, खेती बाड़ी की वजह से जाना जाता है। 350 400 सालों में इन हरामजादों ने एक नहर बनाई, और वो भी हिंदुस्तान का पानी नजफ की तरफ ले जाने के लिए। जी 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 जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बताएं कौन सा पैसा कहां पर लगाया, अभी मैं बताता हूं आपको, रुक जाए जरा। शाहजहां जो था वो सबसे कम रिलीजियस था, उसकी ज्यादातर जिंदगी जो थी वो अपने ही अयाशियों के लिए थी। लेकिन उसके साथ साथ वो भी जो मुस्लिम उम्मत जो है उसको पैसे और मालो दौलत जो पहुंचाने और जो गिफ्ट पहुंचाने में उसने भी जो है ना वो कोई काम हाथ नहीं डाला, वो भी उसी हिसाब से ही पहुंचाता रहा। मैं आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शाहजहां के बारे में बताऊं, मैं आपको औरंगजेब के बारे में बताता हूँ। औरंगजेब जो था वो एक जालिम किस्म का बादशाह था, हम्म। जुनूनी किस्म का बादशाह था। अपने बाप और भाइयों के साथ इसने बहुत ही कुत्ते वाला किस्म का सलूक किया था। ये उसके बावजूद औरंगजेब भी जो था हिंदुस्तानी दौलत को लूट के इसको मुस्लिम दुनिया को, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी, उसको खैरात में देने में सबसे ज्यादा हाथ भी इसका था, औरंगजेब का था। हम्म। इसकी मैं ना थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। 1661 से लेकर 1667 तक, हम्म। 6 सालों में ये अपनी दरबार में मुख्तलिफ सल्तनतों के बादशाहों को बुलाता है। उसमें पर्शिया का बादशाह होता है, बलख का बादशाह होता है, बलख अब अफगानिस्तान के एरिया में है। हम्म। फिर बुखारा का बादशाह होता है, फिर काशगर का बादशाह होता है, फिर उड़गन का बादशाह होता है, फिर शहर नौ का बादशाह होता है। शहर नौ अभी ईरान में है। फिर अब जाहिर सी बात है कि किसी बादशाह को बुला रहे हैं तो उसके साथ एलची भी आएंगे। उसको जाहिर सी बात है वड़ा पाव खिला के तो आप वापस नहीं भेजेंगे। जी। उनको उनको मालो दौलत देंगे, उनको गुलाम देंगे, उनको तोहफे तहाइफ देंगे। हम्म। असल में इस औरंगजेब ने इन सबको बुलाया इसलिए था क्योंकि इसकी एक पॉलिसी थी कि वो मुस्लिम दुनिया के जो बादशाह हैं, और सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि उन बादशाहों के जो एलची होते थे, जो सबऑर्डिनेट्स होते थे, उनकी भी जो है ना वो आंखों का तारा बन के रहना चाहता था। हम्म। वो तारा बन के रहना चाहता था, फिर तारा बन के रहने के चक्कर में मालो दौलत लौटाता रहा। और वो चाहता था कि उनकी दौलत जो है वो, उनकी नजर जो है वो हिंदुस्तान की मालो दौलत पर रहे, या जो उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, या जो पैसा मिल रहा है उसकी तरफ रहे। वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने जो सलूक अपने बाप और भाइयों के साथ किया था, वो ये चाहता था कि मुस्लिम दुनिया का कोई बादशाह उसकी तरफ नजर ना ले जाए, ताकि उसकी जो हुक्मरानी है उसको खतरा ना हो और कोई उसको उठा के बाहर ना फेंके, और मुस्लिम दुनिया उसके एलाय बन के रहे। हम्म। ये उसकी पॉलिसी जो थी वो अच्छी खासी कामयाब रही। वो कामयाब इसलिए रही कि हिंदुस्तान औरंगजेब के जमाने में नरम दूध देने वाली गाय के तौर पर मशहूर हो गया। फिर बिल्कुल। क्या था, हम्म। मिडल ईस्ट से जितनी भी मुस्लिम रियासतें थीं वो अपने अपने एजेंट भेजती थीं, औरंगजेब उनकी झोलियां भर भर के वापस भेजता था। जी। अब मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि 6 7 साल के अरसे में ये जो एजेंट या एम्बेसडर्स आते थे, हम्म। औरंगजेब ने 30 लाख रुपए लौटाए इन लोगों के हाथ में। ठीक है। हम्म। अब ये 30 लाख रुपए उस रकम से अलग हैं जो 6 7 लाख रुपए हर साल मक्का जा रही है, जी। वो अलग है।
फिर हम्म, इसी टाइम पे काशगर जो अब चाइना के एरिया में आता है, उसके बादशाह को जब कुर्सी से हटाया गया, उस बादशाह का नाम था अब्दुल्ला खान। तो हम्म, अब्दुल्ला खान को जब उन्होंने भगा दिया तो वो दिल्ली आके पनाह ली उसने, औरंगजेब ने उसको पनाह ली। तो जाहिर है जब वो बादशाह था तो उसको बादशाह के हिसाब से ट्रीट करना था। उसको डोनेशन के तौर पर औरंगजेब ने 10 लाख रुपए दिए। हम्म, बंदा पूछे खोती के बच्चे, तेरी मम्मी का पैसा था? बिल्कुल। तेरी मम्मी और जहेज में कहता ये लेके था गई? कि उसने तो औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चा करता था, और ताजमहल उसने बनवाया तो जेल में डलवा दिया। वो तो खुद टोपी सीलता था, उसकी रोटी खाता था। बताओ, मतलब बता रहा आवाम हूँ का ना मैं, पैसा खर्च करने आप वाले को बता रहा जेल में हूँ डाल ना, दिया। यही यही तो अब यही तो अन्याय है, यही तो जुल्म है यार, जो हिंदुस्तानी अवाम के साथ, इंडियन पब्लिक के साथ हुआ है, कि इनको तो किसी ने सही हिस्ट्री बताई ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है। यस। अब औरंगजेब का जो इम्प्रेशन आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल में कि शायद मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने बताया, बोला भी होगा, चिल्लाया भी होगा, चीखा भी होगा, लेकिन किसी ने पब्लिक तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। वो इम्प्रेशन स्पार्टा आज का जैसे ही है। इंडिया के अंदर उसको जिंदा पीर कहा जाता है। यहाँ के हिस्टोरियंस उसको कहते हैं वो पीर है। औरंगजेब तो एक पीर है जिसने एक पैसा अवाम का जो टैक्स से मिलता था उसकी रोटी नहीं खाई। वो अपने आप टोपियां सीलता था, अपने आप कुरान की आयतें लिखता था, उससे जो पैसा मिलता था उसका उसकी रोटी खाता था। उसने तो अपने भाई बाप एक के डाला इसलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। औरंगजेब के टाइम पर इन इन हरामजादों से पूछ, सॉरी मैं आज आज गालियां निकालूंगा, इन हरामजादों से पूछें कि जब जब मुस्लिम्स आए इनसे पहले, जब जो मराठा या जो हिंदू हुक्मरान थे, चलो मुझे राजपूतों पे बहुत थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि बहुत सारे राजपूत इनके इनके उठाने भी लग गए थे, मुगलों के साथ अलाय हो गए थे, लेकिन ठीक है, कुछ राजपूतों ने अपना अपना नाम कायम रखा, लड़े भी, लेकिन कुछ, खैर उस बात पे नहीं जाते। मैं सिर्फ ये जी। पूछना चाहता हूँ कि मुगलों से पहले जो है, जो मुगलों के टाइम पर भी जो रियासतें या जो स्टेट्स जो थी, जो मराठों के अंदर थी या हिंदू हुक्मरानों के अंदर थी, वहां टैक्स रेट क्या था? हम्म। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वहां 16% था। बिल्कुल। औरंगजेब के टाइम पे और मुगलों के टाइम पर क्या था? 30 से 50%, हम्म। 30 to 50%। टोपियां सीता था। वो हम्म। टोपियां वही वाली सीता तो होता होगा जो तुम लोग नीचे से काट काट के ऊपर पहनते होगे, दूसरी तो कोई कोई टोपी सीने से रहा। वो तो लुटा रहा था। बिल्कुल। फ्रांस का एक डॉक्टर था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रांस जी। का एक डॉक्टर था, उसका नाम था फ्रेंकॉय बर्नियर। हम्म। वो मुगल शहजादा दारा शको का जो है वो पर्सनल डॉक्टर था। उसने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है और मुगलों के दरबार में रहा है, और उसने मुगलों के मुतालिक काफी सारी किताबें भी लिखी हैं। मुगल कैसे पैसा लौटाते थे, किस पर लौटाते थे। यार यार औरंगजेब, अगर आप ये जो टोपियां सीने वाला है ना, हम्म। इसके रिकॉर्ड्स अगर आप जाकर देखें ना हिस्ट्री की बुक से, या उन बुक से जो टोपियां सीने वालों ने नहीं लिखी, उनसे हम्म। पूछे, उन वो किताबें अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 6-7 सालों में औरंगजेब ने 70 लाख से ज्यादा पैसे मुस्लिम दुनिया पर लौटाए। लुटाए। और अनरिकॉर्डेड रकम अलग है। अब ये रकम कितनी बड़ी है कि ये रकम उस वक्त इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से डबल है भैया। और ये औरंगजेब के बारे में बताता चलूं कि ये वही टोपियां सीने वाला औरंगजेब है। जब इसने टैक्स को डबल किया था, हम्म। तो बहुत सारे किसान जो हैं, किसान भाई जो थे, उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया था, या समटाइम्स टैक्स लेट हो जाता था, तो हम्म। ये उनको दरख्तों से लटका के फांसी दे देता होता था। जी, 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 बिल्कुल। अब थोड़ा शाहजहां की तरफ थोड़ा वापस जाने दे मुझे। हम्म। एस एम जाफर हैं एक हिस्टोरियन, उनकी किताब है द मुगल, उस किताब का नाम है द मुगल अंपायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। ये, उससे मैं एक छोटी सी कोट आपको बता देता हूं। मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। उसमें ये लिखता है कि 1628 में, 1628 में
जश्न नौरोज होता है, पर्शियंस का नया साल जो होता है, वो जी। उसमें एक शाही दावत करता है। इस दावत में शाही खानदान से जुड़े सब लोगों को बुलाया जाता है, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, और रियासत के जो बड़े बड़े रईस होते हैं उनको बुलाया जाता है। और इस दावत में लोगों को शाही खजाने से पैसे दिए जाते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा पैसा मुमताज महल के लिए, जिसके लिए ताजमहल बना था, मुमताज महल के लिए मुमताज महल को देता है 50 लाख रुपया। ये सही। कब दे रहा है? 1628 में। वो हम्म। 50 लाख आज के हिसाब से देखे ना, तो शायद 50 अरब से भी ज्यादा हो। ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। 5,000 या 50,000 करोड़ के हिसाब की वैल्यू कम से कम होगी आज बिल्कुल। के हिसाब से। मेरा इतना इकोनॉमी पर इतना हाथ नहीं है, बट मैं ये चीज समझता हूँ कि उस टाइम पर हम्म। आज एक मजदूर की जो सैलरी है वो 18,000, 20,000, 30,000 कमा लेता है। हम्म। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा वो 1 रुपया कमाता था। 1 रुपए में बिल्कुल। उसने पूरा घर चलाना होता था 1 महीने के लिए। बिल्कुल, उस टाइम 50 लाख रुपए दे रहा है। उस टाइम 50 लाख रुपए तो सिर्फ मुमताज महल को देख रहा है भाई। हम्म। और अपनी बेटी जहां आरा को देता है 20 लाख रुपया, रोशन आरा को देता है 5 लाख रुपया। फिर जो एम्बेसडर्स आते हैं उनको जो ताज बनवा के या घड़ियां या चेन्स या इस तरह के जो सोने से बने गिफ्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। सिर्फ 2 महीनों में, यानी 1628 के फरवरी और मार्च के महीने में शाहजहां ने अवामी खजाने को कितना टीका लगाया? 1,60,00,000 रुपए का टीका लगाता है। बताओ। अच्छा, अभी अभी आगे सुने कि शाहजहां को जो है ना वो इंडियन से कितनी, टोपियां सीने वालों को इंडियन से कितना प्यार था। हम्म। 1630 में एक सूखा पड़ता है, काहत पड़ता है, जैसे हिंदी में सूखा कहते हैं। वो सूखा हाँ। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, अहमदनगर में हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, मालवा में हो जाता है। यहाँ पर सूखे की वजह से 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज्यादा, 70 लाख के करीब हिंदुस्तानी मर जाते हैं। हाँ जी। जी भाई। और उस सूखे की वजह क्या थी? वो सूखा क्यों पड़ा हम्म। था? हम्म। उस सूखे की अगर वजह किसी को जाननी हो ना, तो शाहजहां की साउथ, वेस्टर्न और हम्म। सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के साथ जंगों की पॉलिसी देखनी पड़ेगी। हम्म। और मैं उसकी छोटी सी एक ही मिसाल देता हूँ। जब मुगल फौजों ने बीजापुर पर चढ़ाई की थी, तो फौजों को हुक्म दिया गया था कि बीजापुर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब कुछ उगाड़ दें, और यहाँ पर खेती बाड़ी और काश्त का नामो निशान तक न छोड़े। ओ। लोग भूख से मरने लगे, हम्म। सड़कों पर लाशें बिखर गईं। बाप जो होते थे, जो बूढ़े बूढ़े बाप थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जवान बेटों को मंडियों में ले जाने लगे कि इनको फ्री में गुलाम ले लें। इनको हम्म। फ्री में गुलाम ले लें, सिर्फ इसलिए कि शायद ये जवान हैं, इनको गुलाम बना लेंगे तो 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ना, हमने तो मर हम्म। जाना है। उस बिल्कुल। टाइम की हिस्ट्री पढ़ें तो औरतें जो थीं वो अपनी बेटियों को लेकर, जाहिर सी बात है बेटियां तो वो गुलाम देने पे रही थीं, इतनी जी। तो किसी पे सख्त नहीं होती। तो हाँ। बेटियों को वो लेकर दरियाओं में छलांगे लगाती थीं, जी। दरियाओं में छलांगे लगा देती थी कि भूख की तकलीफ से बेहतर है डूब के मरना। मर जाना। जी। शाहजहां जो है वो बड़ा तरस खाने वाला आदमी था। हम्म। आज इतना तरस खाने वाला आदमी था कि उसने इस सूखे की वजह से जो जो लोग मुतासर हुए थे, उनमें नकद रकम तकसीम की। वो तकसीम, पता है वो रकम कितनी तकसीम की थी? टोटल रकम हम्म। हम्म। 1 लाख रुपया। अच्छा जी। मुमताज महल को 2 साल पहले कितना दे रहा है? 50 लाख। 50 लाख। लोग कितने मरे हैं इस सूखे की वजह से? 70 लाख। 70। टोटल रकम कितनी बांट रहा है? 1 लाख। अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। बहुत हाँ, लंबा हो जाएगा स्पार्टा। बस आखिरी आखिरी एक बात। ताजमहल को बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कितने ताजमहल पैसे तो डिस्प्यूटेड है यार स्पार्टा। ताजमहल इसने बनवाया नहीं है।
ये तो यार बने जिसने बनाए के ऊपर इन्होंने। जिस जो 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 हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल पड़े हुए हैं, मैं तो हम्म। खर्चे की बात करूंगा, इसने बनवाए या किसी, ताजमहल पर हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है कि तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च आया। फिर हम्म। एक बड़ा मशहूर सा वो क्या कहते हैं, ताज था, पीकॉक ताज, जिसके अंदर कोहिनूर जुड़ा हुआ था, वो जो कोहिनूर अब इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, तख्ते ताउस उसकी बोलते हैं कीमत, उसको। जी जी, तख्त ताउसिया जो भी है, तो उसकी कीमत कितनी थी? 3 करोड़ रुपया उस टाइम पर। और उसके बाद अगर आपको जानना हो ना कि जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी इनको, तो फिर आप ये पढ़ें कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के साथ कितना बड़ा जुल्म किया इन मुगलों ने। ठीक हम्म। है। उसके अलावा फिर एक तो होता है ना कि यार आपने किसी को गिफ्ट दिया, तो उसके बदले में आपको कोई गिफ्ट दे रहा है। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंकॉय बर्नियर की बुक्स को जरूर पढ़िएगा। वो कहता है कि उन इनको जो रिटर्न गिफ्ट आते थे वो इतने एम्बैरेसिंग होते थे, इतने एम्बैरेसिंग होते थे कि दरबार में खड़े मुझे देख के शर्म आती थी कि ये बादशाहों को दिए जा रहा है, ये शहजादों को दिए जा रहे हैं। मतलब हम्म। आप किसी को दे रहे हैं यार, सिल्क का गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वापसी पर वो आपको जो है वो एक सिक्का दे देता है, या एक गंदी सी चमड़ी की बनी हुई बना हुआ जूता दे देता है। खजूर और फिर भिजवा देते आप हैं, ज्यादा क्या करते होंगे। खजूर भिजवा देते हैं, फिर आप उनको उनके आने पर 8-8 हजार रुपए देते हैं कि आप आए हैं, 8 हजार रुपए लेकर जाएं। हम्म। मतलब ये चूना लगवाना चाहते थे, ये चूना इनको लगा, या इनको हम्म। फिक्र ही नहीं थी। इन्होंने जितनी बर्बादी अ, हिंदुस्तान की। फिर आप मुगल टाइम पर इंडियन इकोनॉमी को जरा पढ़ के देखिए यार। इंडिया इंडिया जो मुगलों के टाइम पर जो था ना, हम्म। वो आप ये कह लें कि हीरो से जीरो बनाया है। हम्म। जो ये एक एक मुझे एक बात बताओ कि यार आप एक नदी के किनारे रहते हो, आप एक हम्म। नदी के किनारे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा लंबी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज्यादा डिटेल नहीं देता। नदी के किनारे देते हो, उस नदी में साफ पानी आता है, और उस नदी के किनारे आप अगर प्यासा मर जाए, प्यास से मर जाए, थर्स्ट से मर जाए, हम्म। तो ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुगलों ने एग्जैक्टली ये मुमकिन करके दिखाया कि इतनी एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, अनाज प्रोड्यूस करने वाली लैंड होने के बावजूद, इन्होंने सिस्टमैटिकली सूखा जो है वो मेक श्योर किया कि सूखा पड़े और लोग मरे। मैं तो सिर्फ एक सूखे की एग्जांपल देता हूँ। फेमिनिन्स इन 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 द टाइम ऑफ मुगल एरा खोल के देखें, आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनों को मारा है। फिर हम्म। यहाँ से ना ना किसी की बेटी छोड़ी, ना किसी का बेटा छोड़ा। यहाँ से लोग एक्सपोर्ट किए, मालो दौलत एक्सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया इन्होंने, इकोनॉमी को बर्बाद किया। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से था, पहली ईस्वी से लेकर 1000 साल तक जो है टॉप इकोनॉमीज में से था। और वो स्लॉट फिर चली गई, फिर तो अपने जान के लाले पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पार्टा भाई, आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और बहुत ही खुले मन से बताया है। और बताया है कि कहा जाता है कि हिंदुओं ने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसमें मुसलमानों को, मुगलों को क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ आपने खुद ही बता दिया है कि एम ए खान जैसे हिस्टोरियंस रहे हैं, और उनके खुद जिन्होंने इतनी बड़ी लूटपाट की, उनकी खुद की जीवनियों में सब बातें उन्होंने खुद ने ही लिखी है। और इसी तरीके की और भी जानकारी से भरपूर हम जो वीडियोस हैं वो लाते रहेंगे स्पार्टा भाई। हम कोशिश करेंगे कि आपको संडे के संडे जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे सभी दर्शकों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल का लिंक पिन कमेंट में दिया है, उसको क्लिक करके वहां पहुंचे। और बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियोस हैं, बहुत छोटे छोटे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उन सबको भी देखें। उस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।